हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हम लोग बॉटनी से रिलेटेड या प्लांट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे जिससे हमारा मैक्सिमम सवाल बन जाए और हमारी पढ़ाई का मुख्य आधार एनसीईआरटी ही होगी। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने प्लांट का इंट्रोडक्शन जो दिए हुए है 6th क्लास में उसकी चर्चा की और टोटल एनसीईआरटी में 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के किस चैप्टर में प्लांट से रिलेटेड किस टॉपिक को डिस्कस किया गया है सबकी चर्चा हमने की। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी को। और मेरा विश्वास है कि जितनी चीज़ों को मैं पढ़ा दूंगा जो 100% एनसीईआरटी बेस्ड होगा तो आपके मैक्सिमम सवाल एग्ज़ाम में सॉल्व होंगे। केवल कंसंट्रेट होकर के आप क्लास को एंजॉय करें, वीडियो को एंजॉय करें और मैक्सिमम सवाल आपके सॉल्व होंगे, ये मेरा विश्वास है। और आज प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रूट के बारे में, जड़ के बारे में। जड़ रूट के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। और रूट के बारे में जिन जिन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, जिन जिन टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, उनमें 3 चीज़ हैं जहाँ से हमारे सवाल आते हैं, जिनमें सबसे पहला है रूट का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी रूट की विशेषताएं, जड़ की विशेषताएं। इसके बाद है रूट का फंक्शंस यानी जड़ के कार्य। इसके बाद है टाइप्स ऑफ रूट, रूट के प्रकार। तो एक एक करके हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और इसके बाद आप इसको अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज बोर्ड पर आप पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रूट की, जड़ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जड़ की विशेषताएं। विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, जिनमें रूट की सबसे पहली विशेषता समझें कि रूट का विकास जो होता है यह रेडिकल से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मूलांकुर। मूलांकुर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब भी कोई बीज जब जर्मिनेट करता है तो इसके 2 भाग निकलते हैं। कोई भी बीज का जब अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो इसके 2 भाग निकलते हैं सामान्यतया, जिनमें एक भाग जमीन के ऊपर की ओर बढ़ जाता है आगे की ओर, एक भाग जमीन के नीचे की ओर चला जाता है। तो जो ऊपर की ओर चला जाता है उसे कहते हैं हिंदी में प्रांकुर और अंग्रेजी में कहते हैं प्ल्यूमुल। और प्लांट का जो वायवीय भाग है, जो हवा में रहने वाला भाग है, उसका विकास प्रांकुर से होता है। और एक भाग जमीन के नीचे चला जाता है जिसे कहते हैं हिंदी में मूलांकुर। मूलांकुर और इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडिकल। एंड ऑब्वियसली जड़ का विकास, रूट का विकास इसी मूलांकुर से होता है। और प्लांट का जो वायवीय भाग है, जो एरियल पोर्शन है, जो हवा में रहने वाला भाग है, उसका विकास प्रांकुर से होता है। एक बहुत ही प्रमुख प्रश्न हमारा यहाँ होता है। तो रूट की सबसे पहली विशेषता आपने देखा कि रूट का विकास रेडिकल यानी मूलांकुर से होता है। इसके बाद रूट की दूसरी विशेषता याद रखें कि यह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। अब ये समझने की चीज़ है कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का क्या मतलब है।
और पॉजिटिवली नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का क्या मतलब है? तो जियोट्रॉपिज्म, जियो पौधा में एक्चुअली प्लांट में मूवमेंट होता है, उनमें भी गतियाँ होती हैं। तो प्लांट का जो भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ जाता है उसे गुरुत्वानुवर्तन या अंग्रेजी में जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन जो पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में आगे बढ़ जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा नीचे की ओर है और पृथ्वी का केंद्र जिसको कोर कहते हैं, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ काम करता है पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा। तो जड़ जो होता है, मूलांकुर जो होता है, वह जियो यानी पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ता है, गुरुत्व के फेवर में बढ़ता है, जिधर गुरुत्व बल काम करता है उधर ही बढ़ता है। इसीलिए रूट को पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें गुरुत्वानुवर्तन होता है। एक सवाल हमारा यहाँ भी है कि पौधे के किस भाग में गुरुत्वानुवर्तन की घटना देखी जाती है, जियोट्रॉपिज्म की घटना देखी जाती है? तो ऑब्वियसली यह रेडिकल में या रूट में। और प्लांट का वह भाग, यहाँ फोटो का कहीं भी साइंस में जब भी फोटो टर्म का प्रयोग करें, जैसे फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिज्म, फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो फोटो का एक ही सेंस होता है साइंस में, सनलाइट। सनलाइट को फोटो कहते हैं। तो जो प्लांट का भाग फोटो यानी सनलाइट की ओर बढ़ जाता है, सनलाइट के फेवर में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और अगर सनलाइट के अगेंस्ट में बढ़ेगा तो उसे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहेंगे। तो देख लीजिए कि रूट जो होता है यह पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में उसके फेवर में बढ़ता है। तो रूट जो होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। और जैसे ही पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हुआ यानी नीचे की ओर बढ़ा तो सनलाइट के अगेंस्ट में बढ़ता है, सनलाइट के विरोधी दिशा में बढ़ता है, क्योंकि सनलाइट की दिशा में जाने का मतलब है ऊपर की ओर जाना, और यह नीचे की ओर जा रहा है। तो नीचे की ओर जा रहा है तो पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में जा रहा है, तो गुरुत्व की ओर यह बढ़ रहा है। तो यह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। चूँकि गुरुत्व की ओर बढ़ रहा है तो सनलाइट के विपरीत में अगेंस्ट में बढ़ रहा है, क्योंकि सनलाइट ऊपर की ओर ले जाएगा और ये नीचे की ओर जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ये हुआ तो ऑटोमेटिकली नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाएगा। तो रूट का जो भाग, हमेशा याद रखें, रूट का जो भी भाग, प्लांट का जो भी भाग पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ेगा वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा, और अगर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होना ही होना है। और अगर कोई भाग सनलाइट की ओर बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाएगा और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाएगा। ये जस्ट ऑपोजिट रिलेशन होता है, इसलिए इसको अपने कॉन्सेप्ट में बैठा के चलना है। तो रूट का विकास रेडिकल से होता है, ये पहली विशेषता आपने पढ़ा। रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होना है। इसके बाद रूट का एक और कैरेक्टर देखें कि रूट जो होता है, हालांकि एक चीज़ और जान लें, क्षमा करें, यहाँ भी एक चीज़ और जान लें, इसका एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन है एक्चुअली क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं मैंग्रोव। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मैंग्रोव मतलब जो दलदली एरिया में, जो दलदली मार्शी एरिया में, दलदली क्षेत्र में से समुद्र के किनारे डेल्टा के भाग में उगने वाले जो प्लांट हैं उनको दलदली प्लांट या मैंग्रोव कहते हैं। तो होता क्या है कि मैंग्रोव में इसका अपवाद हो जाता है। मैंग्रोव प्लांट के जो रूट हैं, जैसे आप ध्यान रखें कि पढ़ते हैं कि ये सुंदरबन डेल्टा, तो डेल्टा के क्षेत्र में जो उगने वाले प्लांट है वो मैंग्रोव होते हैं।
और इनमें क्या होता है कि ये अपवाद हो जाते हैं इसके, क्योंकि इनका कुछ रूट जो है, मैक्सिमम रूट ज़मीन के अंदर ही होता है, लेकिन कुछ रूट ज़मीन को फाड़ कर ऊपर की ओर आ जाता है। तो ज़मीन को फाड़ कर जैसे ऊपर की ओर आ गया तो सनलाइट की ओर आ गया, और सनलाइट की ओर आ गया तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गया। अब पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गया तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होना है। तो रूट जनरली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, वो ज़मीन के अंदर पृथ्वी के गुरुत्व के फेवर में, पृथ्वी के ग्रेविटेशन के फेवर में बढ़ता है, इसीलिए इसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं। लेकिन जो मैंग्रोव प्लांट हैं या जो दलदली भाग में उगने वाले पौधे हैं, उनकी कुछ जड़ें ज़मीन को फाड़ कर ऊपर की ओर आ जाती हैं और इसका काज होता है ऑक्सीजन को प्राप्त करना। ये चूँकि ज़मीन को फाड़ कर ऊपर की ओर आ गया तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गया और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया। तो अन्य जड़ों का यह अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया, इसलिए इसको याद रखें। इसके बाद जड़ का एक बहुत ही प्रमुख कैरेक्टर याद रखें कि जड़ में क्लोरोफिल्स, पर्णहरित, जड़ में क्लोरोफिल्स नहीं होते, जड़ में क्लोरोफिल्स नहीं होते, ठीक है। तो क्लोरोफिल नहीं होते, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, आप ध्यान रखेंगे। जिनको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन में याद रखें, जिनको हम लोग कहते हैं आपको एक्सेप्शन में याद रखें, जिनको हम लोग कहते हैं पानी फल या जिसको हम लोग कहते हैं सिंघाड़ा, ट्रापा। तो पानी फल जो होता है सिंघाड़ा, वो हरा होता है, उसमें हरा होता है पार्ट, और जहाँ हरा है तो क्लोरोफिल है। तो है ये रूट, लेकिन क्लोरोफिल मिल गया तो अपवाद हो गया। तो जनरली रूट में क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं होते हैं, है ना, लेकिन इसका अपवाद है पानी फल सिंघाड़ा। और रूट का एक और कैरेक्टर याद रखें कि रूट में नोड तथा इंटरनोड, रूट में नोड तथा इंटरनोड, नोड और इंटरनोड का एग्जाम्पल जब इसके बाद स्टेम पढ़ेंगे तो और बढ़िया से मिलेगा। अभी आप इतना केवल याद रखें कि रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते। तो मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होगा रूट का कैरेक्टर। ये 4 कैरेक्टर याद रखेंगे, सभी सवाल आपके बनेंगे। पहला कि रूट का विकास रेडिकल से होता है, मूलांकुर से होता है। रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। अपवाद है मैंग्रोव, दलदली भाग में उगने वाले पौधे, क्योंकि इनकी कुछ जड़ें ज़मीन को फाड़कर ऊपर की ओर आ जाती हैं, इसीलिए अपवाद में है। अगला कैरेक्टर याद रखें कि रूट में क्लोरोफिल्स नहीं होते, हालांकि इनका भी एक अपवाद है पानी फल या सिंघाड़ा। और रूट में नोड तथा इंटरनोड, गांठ और अंतर्गांठ नहीं होते। और गांठ और अंतर्गांठ क्या होता है ये आगे वाले टॉपिक स्टेप में पढ़ेंगे। तो ये रूट के कैरेक्टर्स हैं। अब हम लोग रूट के फंक्शंस को देखते हैं। इतनी चीज़ को आप आसानी से पॉज करके नोट कर लें, आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा। अब है जड़ के कार्य, फंक्शंस ऑफ रूट। तो जड़ के कार्य याद रखें बच्चा लोग कि मैं उतना ही चीज़ पढ़ाऊंगा क्लास में जितना आपके लिए ज़रूरी है। अपना प्रभाव दिखाने के लिए अन्य शिक्षकों की तरह अनुपयोगी चीज़ को मैं नहीं पढ़ा सकता। ना ही मैं वर्ग में पढ़ाता हूँ और ना ही मैं बच्चों को YouTube पर वीडियो में बताता हूँ। उतना ही चीज़ आप भी पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई करनी है। एक सीमा का निर्धारण जरूरी है। और मेरा 100% गारंटी है कि आपका 95% ऊपर सवाल इतना ही में बन जाएगा।
इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल है कि कंसंट्रेट होकर के आप वीडियो को या जस्ट लाइक इसको क्लास समझें, क्लास को एंजॉय करें, तो आपके सभी पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे देखिए रूट के फंक्शन, तो इसको स्थिरक कहा जाता है। एनसीईआरटी के 6 क्लास में पढ़िएगा तो पहला लाइन यही दिए हुए है, इसको स्थिरक कहा जाता है। कॉमन सेंस की बात है। रूट का सबसे पहला जो मुख्य काम है वो है पौधों को जमीन में स्थिर रखना, यह स्थिरक का काम करता है। इसके बाद दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि यह पौधों के लिए जमीन से खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करता है। अब यहाँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉमन बात है जो आप भी जानते हैं, लेकिन जब भी पढ़ाई करो तो किसी छोटे चीज़ को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोर करते करते छोटा चीज़ भी माइंड से स्लिप हो जाता है। ज़मीन में स्थिर रखता है, खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करता है। अब है कि खनिज लवण और जल का जो अवशोषण करता है, तो अब बराबर देखेगा ये प्रश्न आता है कि आखिर किस प्रोसेस द्वारा प्लांट का जो रूट है वो किस प्रोसेस द्वारा ज़मीन के अंदर से खनिज लवण और जल का अवशोषण करता है। तो आप सभी जानते हैं कि जड़ में जो होता है रूट हेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल रोम, या अंग्रेजी में कहते हैं रूट हेयर। और रूट हेयर क्या करता है कि यही खनिज लवण और जल का, याद रखेंगे खनिज लवण जल में ही घुले होते हैं, मिनरल्स सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में ही घुले होते हैं और उनको ये एब्जॉर्ब करता है। और मूल रोम जो होता है, जड़ में जो बाल जैसी रचनाएं होती हैं जिनको रूट हेयर या मूल रोम कहते हैं, ये केशिकत्व जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैपिलरी एक्शन के द्वारा, केशिकत्व के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में काफ़ी प्रमुखता से पूछा जाने वाला सवाल है कि जड़ किस वैज्ञानिक क्रिया द्वारा या किस प्रोसेस द्वारा वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो वो प्रोसेस है कैपिलरी एक्शन, केशिकत्व। और आप सभी जानते हैं कि केशिकत्व एक प्राकृतिक घटना है जिसमें अत्यंत ही पतली नली, इसलिए इसका नाम होता है केश नली। बाल कितना पतला होता है ना। तो अत्यंत ही पतली नली में ये प्राकृतिक घटना है, यानी केशिकत्व एक प्राकृतिक घटना है जिसमें अत्यंत ही पतली नली में द्रव ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है। और इसी केशिकत्व की घटना द्वारा या केशिकत्व की प्रक्रिया द्वारा जो रूट है ये वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो रूट का एक बहुत ही प्रमुख काम ये है। और रूट का एक और काम है, ये पहला काम है रूट का, ये दूसरा काम है रूट का। और रूट का एक और काम है भोजन को संचित करना, क्योंकि रूट के उसी भाग को हम लोग खाते हैं जो भोजन को संचित करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रूट्स। और ये चूँकि अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं, भोजन को संचित करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको खाते हैं। तो रूट के कैरेक्टर्स को आपने समझा, रूट के फंक्शंस को आपने समझा। यह पौधों को ज़मीन में स्थिर रखता है। इसका एक काम ज़मीन के अंदर से खनिज लवण तथा
खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करता है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखना है कि किस प्रोसेस द्वारा यह खनिज लवण और जल का अवशोषण करता है। तो यह केशिकत्व की घटना द्वारा, कैपिलरी एक्शन द्वारा खनिज लवण और जल का अवशोषण करता है। और मूल रोम जो है ये जस्ट केशिका, केश नली की तरह होता है, क्योंकि इसमें अत्यंत ही पतला छिद्र होता है। और रूट का एक और काम है कि यह भोजन को संचित करता है। तो मेरे ख्याल से रूट के फंक्शन को समझ गए होंगे। और रूट में 3 ही टॉपिक को पढ़िए तो आपके सभी सवाल बन जाएंगे, जिनमें रूट का कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, रूट के कार्य, फंक्शंस। और अब एक और चीज़ आपको पढ़ लेना होगा, छोटा सा। टाइप्स ऑफ रूट, जड़ के प्रकार। तो इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से समझिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके बनेंगे। टाइप्स ऑफ रूट, तो देखिए सामान्यतया जड़ के 3 प्रकार होते हैं। तो रूट का सबसे पहला प्रकार आप याद रखें, सबसे पहला प्रकार याद रखें, मूसला जड़, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टैप रूट। ये सबसे प्रमुख प्रकार माना जाता है रूट का, ठीक है। और याद रखें, सबसे पहली बात याद रखें कि ये जो मूसला जड़ का कैरेक्टर देखा जाता है, यह देखा जाता है आपको द्विबीजपत्री, अधिकांश द्विबीजपत्री वाले जो पादप होते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं डाइकोटिलेडनस, है ना, द्विबीजपत्री। आप देखते होंगे कि जब बीज के ऊपर वाले लेयर को हटाएंगे तो कहीं कहीं एक ही पत्र मिलता है और कहीं कहीं 2 पत्र मिलता है। जैसे धान, जैसे चावल, तो चावल के ऊपर वाले लेयर को जब हटाएंगे तो एक ही पत्र मिलेगा, मक्का में एक ही पत्र मिलेगा। और जब दाल के ऊपर वाले छिलका को हटाएंगे तो 2 पत्र मिलेगा, तो द्विबीजपत्री। तो पहला क्वेश्चन याद रखना है कि टैप रूट का कैरेक्टर प्राइमरीली डाइकोटिलेडनस यानी द्विबीजपत्री वाले पादप में देखे जाते हैं। अब ये देखना है कि डाइकोटिलेडनस में ये कैरेक्टर देखा जाता है, द्विबीजपत्री में। और इसकी रचना पर थोड़ा ध्यान दें, बनावट पर ध्यान दें। अब देखें कि होता क्या है कि डाइकोटिलेडनस रूट, डाइकोटिलेडनस जो प्लांट है, द्विबीजपत्री को जो प्लांट है, उसका रेडिकल डायरेक्ट इलोंगेट होता है, सीधे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के टैप रूट सिस्टम का निर्माण करता है। टैप रूट सिस्टम, और टैप रूट सिस्टम में 3 रूट होते हैं। जो रेडिकल का मेन भाग होता है इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट से जो लेटरल रूट, पार्श्व जड़, प्राइमरी रूट से ही पार्श्व जड़, लेटरल रूट्स निकलते हैं। और ये देखिए पार्श्व जड़ निकला है, इसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। और इसी सेकेंडरी रूट से फिर एक जड़ निकला हुआ है, जिनको कहेंगे टर्शियरी रूट। तो याद रखें कि डाइकोटिलेडनस प्लांट का जो रेडिकल है वो डायरेक्ट इलोंगेट होता है, सीधे आगे बढ़ता है और सीधे आगे बढ़ के वो प्राइमरी रूट एक्चुअली कहता है, इसको कहते हैं, इन तीनों को मिला करके कहते हैं, इन तीनों को मिला करके कहते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम।
तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि तीनों रूट आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो रेडिकल प्राइमरी रूट के रूप में आगे बढ़ता है और इसी रेडिकल से सेकेंडरी और टर्शियरी रूट को कहते हैं लैटरल रूट, पार्श्व जड़ें। तो प्राथमिक जड़ और प्राथमिक जड़ रेडिकल प्राथमिक जड़ के रूप में आगे बढ़ता है और इसी प्राथमिक जड़ से द्वितीयक और तृतीयक यानी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट का डेवलपमेंट होता है और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में 3 प्रकार के जड़ होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और टैप रूट का कुछ बहुत ही मेजर एग्जाम्पल है जो भोजन को संचित करता है। जैसे अभी अभी हम लोग पढ़े हैं गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सब टैप रूट का एग्जाम्पल है जो अपने में भोजन को संचित करता है, इसीलिए हम लोग खाते हैं। हालांकि एक बात और याद रखें, भोजन संचित करने का जगह अलग अलग होता है। जैसे आप गाजर की बात करें तो गाजर अपने रूट के ऊपरी भाग में भोजन को संचित करता है, इसलिए देखिएगा गाजर के रूट का ऊपरी भाग मोटा और निचला भाग पतला होता है। मूली अपने रूट के बीच वाले भाग में भोजन को संचित करता है, इसलिए मूली बीच में मोटा और ऊपर और नीचे पतला होता है। तो गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर सभी टैप रूट हैं, ये भोजन संचित करते हैं और इनमें भोजन संचित करने का जगह अलग अलग होता है। और टैप रूट में क्या होता है कि प्राइमरी रेडिकल जो होता है वो डायरेक्टली एलोंगेट होता है, सीधे आगे बढ़ता है और प्राइमरी रूट का निर्माण करता है प्राथमिक जड़ का। प्राथमिक जड़ से ही पार्श्व जड़ें लैटरल रूट्स निकलते हैं जिनको प्राइमरी एंड सेकेंडरी कहते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों रूट मिल करके टैप रूट सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये मुख्य उदाहरण है आपको मूसला जड़ का। इसके बाद जड़ का एक प्रकार होता है जो आपने पढ़ा होगा, झखड़ा। झखड़ा जड़ या जिसको सबसे बढ़िया हम लोग जानते हैं रेशेदार, सबसे बढ़िया से हम लोग इसको जानते हैं या रेशेदार जड़ के रूप में। ये आपका हो गया मूसला जड़ का। अब रेशेदार जड़ को जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट में क्या होता है कि रेडिकल जो होता है, रेडिकल जैसे प्राइमरी रूट में रेडिकल डायरेक्टली एलोंगेट हो जाता है, उसी से प्राइमरी और सेकेंडरी रूट बनता है। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या होता है कि रेडिकल बड़ी तेज़ी से विभिन्न रेशा या फाइबर में आपको चेंज हो जाता है, रेशा के रूप में चेंज हो जाता है। माने ये जो रेडिकल होता है टैप रूट में रेडिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट का निर्माण करता है और फाइब्रस रूट तब बनता है जब रेडिकल स्वयं विभिन्न रेशा में या धागा जैसी रचना में बट जाता है। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है धान का पेड़ देखे होइएगा, गेहूँ, मक्का, इस सब में आपको रेशेदार जड़ देखा जाता है। और जब जड़ को उखाड़िएगा तो देखिएगा कि नीचे में ये आपको धागे जैसी रचना का निर्माण हो जाता है, जिसे। और एक बात बहुत प्रमुखता से याद रखनी है कि जिस तरह से प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट यानी जिसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम का कैरेक्टर द्विबीजपत्री वाले पादप में देखा जाता है, ठीक इसी तरह से झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़ या जिसको फाइब्रस रूट कहते हैं का एग्जाम्पल एक बीजपत्री जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोकोटिलेडनस, एक बीजपत्री वाले प्लांट में देखा जाता है। तो ये हो गया आपका झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़। ये हो गया आपका जड़ का दूसरा उदाहरण हो गया जो प्रमुखता से पूछे जाते हैं।
इसके बाद एक और एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको आप देख लें, जिनमें एक होता है आपको तीसरा आप देख लें, होता है अपस्थानिक। अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़। और अपस्थानिक जड़ का मतलब ही होता है कि वह जड़ जिसका अपस्थान माने मूल स्थान को छोड़कर, तो वह जड़ जिसका विकास रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी भी अनदर भाग से हो गया हो, उसे अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। और अपस्थानिक जड़ का उदाहरण आप बरगद में देख सकते हैं, बेनियान ट्री में देख सकते हैं, बरगद में देख सकते हैं, आप मक्का में देख सकते हैं, आप गन्ना में देख सकते हैं, गन्ना में देख सकते हैं। देखते हैं बरगद में बड़ा बड़ा जड़ निकलता है और ज़मीन डाली से जड़ निकल के ज़मीन में समा जाता है। लेकिन याद रखें, अपस्थानिक जड़ की सबसे प्रमुख विशेषता याद रखें कि ये सामान्य जड़ की तरह खनिज, लवण और जल का अवशोषण नहीं करता। इसका काम होता है केवल पौधों को यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा देना, यांत्रिक सहारा देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। ये बहुत ही प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं। यांत्रिक सहारा देना इनका बहुत ही प्रमुख काम होता है। इसके बाद याद रखें कि जैसे एक्चुअली एडवेंटिशियस रूट दो तरह का होता है। एक होता है आपको प्रॉप रूट, प्रॉप रूट, बरगद का जो रूट है यह प्रॉप रूट का एग्जाम्पल है। और एक होता है स्टिल्ट रूट। और मक्का, मक्का, गन्ना, इस सब का जो ये सब जो है ये सब स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल है। तो प्रॉप रूट जनरल वर्क नहीं करता रूट के तरह, जैसे खनिज, लवण और जल का अवशोषण करना इसका सबसे प्रमुख काम है, भोजन संचित करना भी इसका काम है, ऐसा नहीं करता। यह केवल पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा उपलब्ध कराता है। और यह बरगद, मक्का और गन्ना में देखा जाता है। यह दो प्रकार का मेनली होता है। बरगद के रूट को प्रॉप रूट कहते हैं, स्तंभ मूल हिंदी में कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर टर्म अंग्रेजी में याद रखें तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। और मक्का या गन्ना के रूट को स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो रूट का ये मुख्य रूप से तीन एग्जाम्पल है, तीन टाइप्स हैं रूट के, जो आपके सामने है। मूसला जड़, झाखड़ा या रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़। लेकिन इनके अलावे दो और छोटे छोटे जड़ों को याद रखें जिनको एनसीईआरटी मेंशन अगले क्लास में कर बैठता है, तो उसको भी हम लोग याद रखें। और ये है ये है परजीवी, परजीवी जड़ जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में पैरासाइटिक रूट। और पैरासाइटिक रूट का मतलब होता है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, तो उनका जो रूट होता है, उनका जो रूट होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका जो रूट होता है वो किसी दूसरे प्लांट के बॉडी में इन कर जाता है और इनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। और आप जानते हैं कि वे सभी पादप या जीव जो दूसरे पादप या जीव से अपना पोषण ग्रहण करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। तो पैरासाइटिक रूट जो होता है वो उसमें अपना क्लोरोफिल नहीं होता है उस प्लांट में, तो फिर कैसे पोषण करेगा? तो वह किसी दूसरे प्लांट के बॉडी में अपने रूट को इन करा देता है और वहाँ से पोषक पदार्थ ले लेता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चा लोग अमरबेल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कसकुटा, कसकुटा। और एक इतना पढ़े तो एक और याद रखिए जो कभी कभी आ जाता है, अधिपादप, अधिपादप जड़, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एपीफाइटिक
रूट, अधिपादप जड़। और अधिपादप जड़ जो होते हैं कुछ ऑर्किड्स में देखे जाते हैं, ऑर्किड्स में देखे जाते हैं। और होता क्या है कि ऑर्किड्स का कुछ जड़ जो होता है, ऑर्किड्स का कुछ जड़ हवा में लटकते रहता है, और ये हवा में लटकते रहता है। इसका उद्देश्य होता है नमी को अवशोषित करना, यानी जलवाष्प को अवशोषित करना। तो अधिपादप जड़ मेनली ऑर्किड्स में देखे जाते हैं, और अधिपादप जड़ वे जड़ हैं जो हवा में लटकते रहते हैं और हवा से नमी का अवशोषण करते हैं। और परजीवी जड़ वे जड़ हैं, ये वैसे प्लांट में पाए जाते हैं जिन प्लांट में अपना क्लोरोफिल नहीं होता, और ऐसे प्लांट के रूट किसी दूसरे प्लांट के बॉडी में इन करके उनसे अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं परजीवी जड़। जिसका द बेस्ट एग्जाम्पल है अमरबेल, कास्कुटा और अधिपादप जड़, जिसका जड़ कुछ जड़ प्लांट से निकलकर हवा में लटकते रहते हैं और हवा से नमी का अवशोषण करते हैं। तो आपने जड़ के सभी चीज़ों को पढ़ा, और मेरा बिलीव है कि 95% से अबव क्वेश्चन इतना ही आपका बन जाएगा। केवल इस लेक्चर को, इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर 2-3 बार देखें, सुने, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो रूट के कैरेक्टर्स को आपने पढ़ा, रूट के फंक्शंस को आपने पढ़ा, रूट के टाइप्स को आपने पढ़ा, रूट के मेजर 3 टाइप्स को आपने पढ़ा, मूसला जड़, टैप रूट, झखरा या रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट, और अपस्थानिक जड़ एडवेंटिशियस रूट, ये मेन टाइप्स हैं। इनके अलावा ये 2 अदर टाइप्स हैं, परजीवी जड़, पैरासाइटिक रूट, एंड अधिपादप जड़, एपिफाइटिक रूट। और इसके बाद अगले वीडियो में स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वैसे बच्चों को शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए पढ़ाई का एक क्रम है, और क्रमबद्ध ढंग से अगर आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा तो मेरा विश्वास है कि क्लासरूम के तरह ही आपकी पढ़ाई परफेक्टली हो जाएगी। इसलिए वैसे बच्चों को जरूर शेयर करें जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगले वीडियो में स्टेम को लेकर के उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।